कक्षा 9 हिंदी कीर्तिका भाग 1 रीढ़ की हड्डी हमने जो एकांकी पढ़ा था उसी के प्रश्न अभ्यास पर भी हम देख लेते लेक्चर 3 में। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो अक्सर हमने भी देखा होगा कि लोग अपने गांव में, समाज में भी जो पहले के लोग हैं वो अक्सर अपने ज़माने के बारे में बातें करते हैं और आज के ज़माने से उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो इसमें रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद भी बात बात पर अपने ज़माने की बातें करते हैं और उसकी तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तो क्या ये तुलना करना तर्कसंगत है? तो इसका उत्तर ये होगा कि ये तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि बीतते समय के साथ हर कुछ परिवर्तन होता है। समय और हमेशा परिवर्तनशील है। जो कुछ पहले बीत गया जरूरी नहीं कि आगे आने वाले में भी वो होगा ही। जो हमने पहले देखा वो हम आज भी उसी परिवेश में अगर को पाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा समय था वो हमारे अनुकूल था, आगे आने वाला समय आगे आने वाली पीढ़ियों के अनुकूल है। तो उस अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए हमें बार बार ये कहना कि हमारा ज़माना ज़्यादा अच्छा था, आज का ज़माना अच्छा नहीं है, ऐसा कह कर के ये तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। दूसरा है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना ये किस विरोधाभास और किस व्यवस्था को उजागर करता है? ठीक है, तो एक जगह पर तो रामस्वरूप अपनी बेटी को पहले उच्च शिक्षा दिलाते हैं, उसे ग्रेजुएट करते हैं, उसे बीए तक की पढ़ाई करवाते हैं और दूसरी तरफ जब उसके विवाह का समय आता है तब वो उसकी पढ़ाई को छुपा लेते हैं और छिपा करके कहते हैं कि वो मैट्रिक पास ही है। तो ये जो विरोधाभास है ये उनकी इस व्यवस्था को उजागर करता है कि हमारे समाज की जो रचना है वो इस तरह की है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को बहू के रूप में कोई सम्मानित नहीं देता कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ लाएंगे तो परिवार को अच्छे से नहीं देख पाएगी। ठीक है, विवाह वो तो खुद अपने एक सही सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छा पढ़े, अच्छी उच्च शिक्षिता हो, लेकिन उनको विवाह भी अपनी बेटी का करना है और विवाह करने के लिए उन्हें जो भी अगर लड़के वाले का परिवार वाला मिलता है तो उसकी यही शर्त होती है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। जब भी जिसको ये पता चलता है कि बीए पास है तो वो रिश्ता वहाँ से नहीं आ पाता है। यही एक व्यवस्था होती है उनकी कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के बाद भी उसके विवाह के लिए उन्हें ये कहना पड़ता है कि हमारी बेटी उच्च शिक्षित नहीं है, वह मैट्रिक पास है, क्योंकि उनके सामने ये भी व्यवस्था है कि उनको अपनी बेटी की शादी करनी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते थे वह उचित क्यों नहीं है? तो रामस्वरूप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं और उसके लिए वो जिस व्यवहार की उससे अपेक्षा करते थे, यानी उस चाहते थे कि वो कैसा व्यवहार करे, यानी कि वो बड़ी शालीनता से लड़के वालों के सामने आए, उनके हर प्रश्नों का उत्तर दे, सलीके से बैठे उठे, वो जो भी पूछें उसको सही तरीके से जवाब दे और अपनी एक शालीनता का परिचय वो दे। तो ये ऐसा व्यवहार की अपेक्षा जो कर रहे हैं वो उचित क्यों नहीं है? वो उचित इसलिए नहीं है क्योंकि एक स्त्री का भी अपना मान सम्मान होता है, एक लड़की का भी अपना मान सम्मान होता है और जब वो ये देख रही है कि सामने में जो उसको देखने वाला आया है और उसके साथ उसका विवाह तय हो रहा है, वह व्यक्ति खुद अपने चरित्र का अच्छा नहीं है और वो उनसे उम्मीद करता है कि वो ज़्यादा योग्य हो, ज़्यादा चरित्रवान हो, तो ये अपेक्षा करना सही नहीं है। क्योंकि उनकी बेटी शिक्षित है, वह समाज के भले बुरे पर विचार कर सकती है, वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकती है, तब उसको इस बात के लिए विवश करना कि सिर्फ विवाह करने के लिए वो उसी तरह के बातों का सहारा ले, यानी वह वही उनकी अपेक्षा पे खड़ा उतरे, यह तर्कसंगत नहीं है, उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उस शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों समान रूप के अपराधी हैं? अपने विचार इसमें लिखें। तो इसमें आपको अपना विचार लिखना है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस यानी व्यापार मानते हैं। तो सही बात है, वो व्यापार मानते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि बिजनेस की बात हो जाए, यानी वह दहेज के पक्ष में है। वो चाहते हैं कि वधु पक्ष वालों को वर पक्ष वालों को दहेज देना चाहिए और लड़की वालों से हमें दहेज लेने का अधिकार है। तो ये जो है एक अपराधी मानसिकता है, क्योंकि हम अपने बेटे को बेच नहीं रहे हैं, बल्कि हमें अपने बेटे का विवाह करना है और जब हम विवाह करने जा रहे हैं तो दोनों परिवार में एक अच्छे संबंध होने चाहिए, एक मधुर संबंध होने चाहिए। उसके बीच में यह व्यापार और बिजनेस वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद भी अपराधी हैं क्योंकि वो दहेज चाहते हैं और दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी उच्च शिक्षा
बेटी की उच्च शिक्षा को रामस्वरूप छिपाते हैं तो वो इसलिए अपराधी हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई और उसे समाज में एक सम्मान दिलाया, सम्मान के साथ जीना सिखाया, तो फिर उन परिस्थितियों में समझौता करने के लिए विवश क्यों कर रहे हैं जिसमें वो अपने जीवन का तालमेल बैठा नहीं सकती। ठीक है, तो वो भी अपराधी हैं, क्योंकि एक तरफ अच्छी शिक्षा दिलाने के बाद और फिर उसको ये कहना कि वो शिक्षित नहीं है, यह उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। पांचवा, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी नहीं। इस कथन उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाह रही है? तो ये शंकर के चरित्र की ओर संकेत करना चाह रही है। ठीक है, क्योंकि शंकर एक चरित्रवान लड़का नहीं है, वो अच्छा पढ़ने वाला लड़का नहीं, क्योंकि जो लड़का पढ़ने वाला होगा, जो योग्य होगा, वो चरित्रवान भी होगा। ठीक है, और वो चरित्रवान नहीं है क्योंकि उसके अपने अंदर उसके चरित्र में भी कमी है, उसके खुद के अंदर भी कमी है। तो इन कमियों की तरफ ही उमा का इशारा था कि वह शंकर की कमी माने वो एक चरित्रवान भी नहीं है और एक पढ़ने पर ध्यान देने वाला लड़का भी नहीं है। ठीक है, छठा है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज के कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क संगत उत्तर दें कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तो समाज को शंकर जैसे लड़के के जैसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है कि जो कमज़ोर है, वह जो अपनी कमियों को दिखाता रहता है, वह जो चरित्रवान नहीं है, निष्ठावान नहीं है, वह जिसके अंदर योग्यता या काबिलियत नहीं है, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है कि जो एक शिक्षित है, अपने अधिकारों को पहचानती है और इस समाज में एक परिवर्तन लाने की सोच को रखती है। सातवां है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको ये नाटक पढ़ाते समय बताया था कि रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या हुआ कि रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर के भार को लेकर रखती है। रीढ़ की हड्डी शरीर के भार को लेकर रखती है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के भार को कौन वहन करता है? वो है हमारा चरित्र। ठीक है, ऐसे ही समाज में भी जो अच्छी परंपराएं हैं वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर शिक्षित समाज होगा, एक सभ्य समाज होगा, तो वो आगे बढ़ेगा। तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी वो है। तो वो अगर वही क्षतिग्रस्त हो जाए, यदि वही टूट जाए, तो फिर ये समाज भी नहीं खड़ा हो सकता। और यदि व्यक्ति का अपना चरित्र ही नहीं रहे, अपना चरित्र ही खराब हो जाए, तो वो भी इस समाज के लिए हितकारी नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की सार्थकता इसी बात से है कि हमें जो हमारे जीवन का और हमारे चरित्र का आधार है, उसे हमें लेकर चलना है। अच्छा, ठीक है। फिर आठवां प्रश्न है कि कथा वस्तु के आधार पर इस एकांकी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों? तो इस एकांकी का मुख्य पात्र उमा है, क्योंकि पूरा के पूरा नाटक उमा के ही चारों तरफ है। उसी को देखने के लिए जो लड़के वाले आ रहे हैं तो घर का उनको व्यवस्थित करना, उसी के लिए जो लड़के वाले हैं उसके लिए नाश्ता तैयार करना, और उसी के सारे चारों तरफ माने कि ये कहानी घूमती है, इसीलिए इसकी मुख्य पात्र उमा है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताएं। तो एकांकी के आधार पर रामस्वरूप एक सीधे साधे और सच्चे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षित करना चाहते हैं। वो समाज के उन परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। और वह भी काफ़ी दुखी रहते हैं गोपाल प्रसाद और उनके बेटे के जैसे चरित्र वाले लोगों से, लेकिन वो विवश हैं क्योंकि उन्हें समाज में रहना है और अपनी बेटी का विवाह करना है। इसीलिए वो झुक जाते हैं और उनके दबाव में आकर के वह अपने जो उनका अपना एक नियम है, जो उनका अपना एक संकल्प है, उससे उनको समझौता करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन गोपाल प्रसाद बड़े चतुर और चालाक व्यक्ति हैं। वो अवसरवादी हैं, जैसा अवसर देखते हैं वैसे वो घूम जाते हैं। इसके अलावा वो पढ़ी लिखी लड़की इसलिए अपने घर में नहीं चाहते हैं क्योंकि वो आएगी तो घर के नियमों को बदलने की कोशिश करेगी, वो अपनी तरह से जीना चाहेगी, और ये चाहते हैं कि हम स्त्रियों को अपने दबाव में रखें ताकि जैसा हम कहें वैसा ही वो करें, हमारे अनुकूल रहे। इसीलिए वह एक अच्छे चरित्र व्यक्ति भी नहीं है। वह समाज के लिए भी सुखदायी नहीं है क्योंकि वो दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं, और वे एक अच्छे चरित्र के स्वामी नहीं है। ठीक है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? तो इस एकांकी का उद्देश्य मैंने आपको बताया था। इस एकांकी का उद्देश्य है कि हम जो है इस समाज में जो एक स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के बात उठती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें स्त्रियों को भी शिक्षित करना चाहिए, उन्हें भी शिक्षा का पूरा अधिकार है, क्योंकि जब शिक्षित स्त्रियां होंगी तो समाज भी सभ्य और शिक्षित होगा। ठीक है, और दूसरा है कि जो दहेज प्रथा के ऊपर है,
कि हमें दहेज प्रथा जैसे इस नासूर को इस समाज से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम इस समाज को स्वस्थ बना पाएंगे। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए उन्हें सबसे पहले तो उनको जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना, ताकि वो अपने अधिकारों को समझे और इस समाज में समान रूप से भागीदारी करे, और उन्हें उचित सम्मान देना, उनको हे दृष्टि से नहीं देखना कि वो कमज़ोर है, लाचार है, ऐसा समझ करके नहीं देखना, और उन्हें बराबरी का हिस्सेदारी बनाना। इस सब के द्वारा हम महिलाओं को समाज में उचित गरिमा दिला सकते हैं। ठीक है, आपका कृतिका का ये पाठ रीढ़ की हड्डी समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने बताए और इसे आप लोग फिर एक बार देख लीजिएगा।